हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली आरआरबी ग्रुप डी जो प्रीवियस पेपर हो रहे हैं अभी चल रहे हैं उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, एक सेकेंड। चलिए, ये बेसिकली क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन का वेटेज है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी डाटा दिया हुआ। जैसे स्टैटिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मीन मीडियन मॉड वेरिएंस। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और नंबर सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन में आ रहे हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। फिर टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आपका अल्टरनेट डे वाला में आ रहा है या और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रिमेनिंग वर्क वाला टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन आ रहा है, सीआई से क्वेश्चन आ रहा है और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आ रहा है एवरेज वाला क्वेश्चन। लास्ट पेपर में एवरेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है। 2D और 3D से हर एक पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किसी शिफ्ट में इजी, किसी शिफ्ट में मॉडरेट और कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको आइडिया लगे गया होगा, आप एनालाइज कर चुके होंगे। क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है ना, वो बेसिकली क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, मॉड निकालने के लिए बोला जा रहा है। मॉड निकालना है, ठीक है ना। अब मॉड निकालना है तो चलो, टेबुलर फॉर्म का मॉड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर आपको मिलेगा। अच्छा, मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं। मॉड इक्वल टू क्या होता है ना, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय आपका होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इंटू एच, ठीक है ना। अब सबके बारे में हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। देखिए, ये एल क्या होता है ना, एल को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। लिख नहीं रहे, बता रहे हैं। एल को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। F1 क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक ना, मॉड क्लास का। F0 क्या होता है, जैसे F1 अगर फ्रीक्वेंसी हो गया मॉड क्लास का, तो F0 क्या होता है, F0 भी फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन F1 से पहले वाला क्लास का, यानी मॉड क्लास से पहले। और F2 क्या होता है, F2 भी फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन मॉड क्लास के बाद वाला, इसीलिए तीनों को सीक्वेंस में नंबरिंग दी है। F1 आपका मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है, F0 इसके पहले वाला और F2 इसके बाद वाला, ठीक है। एल के बारे में जान गए, F1 F0 और F2 के बारे में जान गए। एच क्या होता है ना, तो एच आपका क्लास इंटरवल होता है। जैसे ये कैटेगरी दिया हुआ है ना, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो यही क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में कितना का डिफरेंस है, तो 0 से 10 यानी 10 का डिफरेंस है। तो एच होता है आपका क्लास इंटरवल। अब चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी मॉड आपको निकालने बोला जाए ना दोस्त, तो मॉड क्या होता है ना, जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही मॉड होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, 10, 20, 5, 2। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा 20। तो ये जो 20 जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड क्लास, ठीक ना। यही मॉड क्लास हो गया, ठीक ना। अब ये मॉड क्लास हो गया है ना, तो इसी से अब हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 20 मॉड क्लास हो गया ना, तो 20 जो वैल्यू है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको F1 ले लेते हैं। ये मॉड क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके पहले वाला को हम लोग क्या ले लेंगे, F0 ले लेंगे। और इसके बाद वाला को क्या ले लेंगे, हम लोग F2 ले लेंगे। यानी F1 F0 F2 पता चल गया आपको। चलो, ये तीनों आपको पता चल गया। और जो मॉड क्लास है ना दोस्त, मॉड क्लास में जो सबसे, ये जो क्लास इंटरवल दिया था 20 से 30, इसमें जो छोटा वाला वैल्यू, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, यानी एल जो बोले थे ना, एल, ये एल, एल का वैल्यू आपका कितना आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। एल दैट इज आपका 20, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, ठीक है। एल हो गया। अब एच क्या है, तो एच के बारे में हमने बता दिया। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में कितना का गैप है, 10 का है। देखो, जैसे देखो 0 से 10, 10 का गैप है। 10 से 20, 10 का गैप है। 20 से 30, 10 का गैप। पुट कर दे, चलो हम लोग पुट करते हैं। एल, एल लोअर लिमिट होता है मॉड क्लास का, कितना वैल्यू है, ये 20 है। प्लस प्लस
F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 20। F0 क्या होता है, मॉड क्लास के पहले वाला, यानी 20 के पहले कितना है आपका 10 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2F1, 2 और F1 का वैल्यू 20, 20 दूनी 40 लिख दे, माइनस F0, F0 कितना दिया हुआ है दोस्त, तो F0 तो आपको पता है 10, और F1 कितना, सॉरी F2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे -5 इंटू क्लास इंटरवल h का वैल्यू कितना है 10। सॉल्व कर दे, सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 को तो एज इट इज लिखने देते हैं, देखो 20 में से 10 माइनस हुआ तो ऊपर आपका 10 आ गया, नीचे 40 है और यहाँ पे 10 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 25, 40 में 15 माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या है 10, ये 25 से ये 10 मिला के क्या हो गया 100 हो गया, तो 25 से 100 कितना बार में कट गया 4 बार में, तो आपका जो मॉड हो गया ना 20 + 4 ये आपका 24 हो गया। ठीक है, तो मॉड निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग में रखिए, फॉर्मूला भी याद करना ज्यादा टफ नहीं है। एल लोअर लिमिट F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास माइनस F0, नीचे में F1 की जगह 2F1 आ जाता है, F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल, H बोलते हैं क्लास इंटरवल को। क्लियर है, चल मॉड निकालने आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन भी जब टेबुलर फॉर्म में दिया गया है ना, जैसे आपके एग्जाम में मीन मीडियन मॉड तीनों से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो मीडियन निकालते हैं। अभी मॉड हम लोग सीख लिया, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीडियन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी इंटू आपका क्या होता है दोस्त, आपका H होता है। ये होता है आपका मीडियन का फॉर्मूला। इसमें भी सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर लो। L क्या होता है, तो L लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का, जो मीडियन क्लास होता है उसका लोअर लिमिट होता है। n/2 क्या है, तो जो फ्रीक्वेंसी यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उसका सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही n/2 होता है। CF क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना उसके पहले वाला होता है CF, और F तो आपका जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है मॉड क्लास का, और H क्लास इंटरवल। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम बताते हैं फिर से। यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्लास कितना कितना है दोस्त, तो 10 से 15 आपका, नीचे में फिर 15 से 20, 15 से 20 आपका, फिर 25 से 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, 30 से 35, और यहाँ पे 35 से आपका 40, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है आपका, थैंक यू। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 7, 9, 11, 8 और ये 18 दिया हुआ। देखिए ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, हम पहले n/2 निकालते हैं। n/2 क्या होता है, तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना उसका सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग ना f' फ्रीक्वेंसी को f' लिख दिया, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करें, जोड़ रहे सबको, तो पहले ये 7 को एज इट इज लिखे। अब ये 7 में इसके नीचे वाला 9 को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, इस 16 में फिर इस 11 को जोड़ेंगे तो 16 11 कितना हो जाएगा 27, 27 में फिर इस 8 को जोड़ेंगे तो 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त 35, 35 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 43, यानी 53 होगा, 53। ये 53 टोटल ये सम आ गया फ्रीक्वेंसी का। और n/2 क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसका उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 53 डिवाइडेड बाय 2, तो ये n/2 का वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 26.5। ये क्या वैल्यू आ गया आपका, n/2 का वैल्यू आ गया। जब n/2 आ गया ना 26.5, तो 26.5 ये क्या f' में कहीं है क्या, जहां 26.5 होगा वही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी 26.5 नहीं दिख रहा है, लेकिन 26.5 के बाद जस्ट उससे बड़ा नंबर जो भी पहला हो, तो उससे पहला बड़ा नंबर कौन हो गया 27 हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, यही आपका मीडियन क्लास हो गया, इसी को मीडियन क्लास बोलते हैं। अब मीडियन क्लास हो गया तो इसमें जो आपका क्लास इंटरवल है 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40,
तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है वही आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हो गया, यानी एल का वैल्यू आपका कितना हो गया 25, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है 25 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी कितना है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी 11 है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो आपका 11 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी आपका 11 हो गया। आपको n/2 का भी वैल्यू पता चल गया दोस्त, n/2 का वैल्यू कितना है 26.5 है, ठीक है यहाँ पे चल गया। एच आपका क्या है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल वही जो पिछली बार देखे थे, जो दोनों का डिफरेंस है 10 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, 15-20 के बीच का डिफरेंस कितना है 5, 25 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है 5। तो एच आपका तो क्लास इंटरवल हो गया जिसका वैल्यू दे दिया है 5। अब आपको निकालना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो हम लोग एफ डैश निकाले हैं ना जोड़ने के बाद, कॉम्युलेटिव मतलब सबको जोड़ने के बाद, तो जो मैन मीडियन क्लास है ना उसके पहले वाला यानी 27 के पहले यानी 16, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16। बस ध्यान रखना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सब कंफ्यूज करता है, ये फ्रीक्वेंसी है 11 लिए है, लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ने के बाद वाला में फ्रीक्वेंसी रेंज से पहले वाला, तो ये हो गया 16। अब आप पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एल कितना था, तो एल आपका 25 था, प्लस n/2 कितना है, तो n/2 आपका 26.5 है, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, तो 16 है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना था आपका 11, इंटू एच, क्लास इंटरवल कितना का था, क्लास इंटरवल आपका 5 का था। क्लियर, सबको सॉल्व कर देते हैं, ये 25 हो गया, 26.5 में से 16 माइनस करेंगे तो 10.5 हो जाएगा, 10.5 इंटू आपका 5 डिवाइडेड बाय 11, तो 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 2 यानी 52.5 हो गया, इधर 25 प्लस 52.5 11 से इसको कट करेंगे ना दोस्त, 11 चौक 44 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपका आंसर होगा 25 4 29 29 पॉइंट समथिंग। दैट्स वाई यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई लिखा गया है ना, क्योंकि इसका ऑप्शन एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा गया है क्योंकि 29 के करीब आपका आंसर आ रहा था। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका मीडियन, कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव दे रहा है, ठीक ना। हम एगो सैंपल क्वेश्चन लाए हैं, देखिए वन थर्ड ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो कितना दूरी तय कर रहा है, 1/3 दूरी तय कर रहा है, कितना के स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी कवर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला 1/3 डिस्टेंस कितना का स्पीड में कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड द रिमेनिंग फिर 1/3 ही बचा, कितना की स्पीड से तय कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी, तो आपसे इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड पूछ रहा हूं। तो पहले हमने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है ना, स्पीड जैसे स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज नहीं सॉरी स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस यानी जितना दूरी आपने तय किया है डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस आपका 1/3 1/3 1/3 ऐसा डिस्टेंस दिया हुआ ना, तो डिस्टेंस देखो डिस्टेंस कैसा दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है पहले 1/3 ऑफ द डिस्टेंस तय कर रहा है, फिर बाद में फिर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस तय कर रहा है, फिर बाद में फिर तीसरा पार्ट 3 पार्ट में कर रहा है 1/3 1/3 1/3। तो डिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डिस्टेंस फ्रैक्शन में है तो हम लोग अपना मन से डिस्टेंस को ना एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का, 3 3 3, तो 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 90 ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 90 3 का मल्टीपल ले लिए जानबूझ के। अदरवाइज आप ले सकते हैं 120 150 कुछ भी ले सकते हैं, अभी नहीं पिए। चलिए, तो हम ना 3 का मल्टीपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 90 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 270 भी ले सकते हैं। तो ये 90 आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस हो गया। जब ये टोटल डिस्टेंस हो गया है तो 1/3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 30 या 90, सॉरी 1/3 से डिवाइड करते तो ये 30 आ गया,
इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 30 30 30, यानी तीनों का डिस्टेंस निकल गया। डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन तीनों बराबर है, ठीक ना। अब डिस्टेंस आपका निकल गया और आपका स्पीड भी दिया हुआ है, तो स्पीड यहीं पे हम लिख देते हैं। स्पीड पहला का स्पीड कितना दिया हुआ, 15 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 15 लिख दो। दूसरा का स्पीड कितना दे दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। और तीसरा का स्पीड कितना दे दिया है दोस्त, 30 किलोमीटर पर आवर, ये 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तीनों का स्पीड भी निकल गया। आपको पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 90, पता है। तीनों का डिस्टेंस 30 30 30 है, तो तीनों को जोड़ देंगे 90 होगा। टोटल टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30/15। तो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 2, तो 2 यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस यहाँ टाइम कितना लग रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 20। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 30 है, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यही आपका हो गया आपका एवरेज स्पीड, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 90 था, और नीचे में जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4.5, 4.5 आ गया। ये पॉइंट हटाइएगा तो 0 ऊपर चल जाएगा, 45 से 90 कितना बार में कट जाएगा, 920 बार में कट जाएगा। दैट इज योर आंसर। आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर। एवरेज स्पीड इसका कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला पूछे, जैसे 1/3, मान लीजिए इसी क्वेश्चन की जगह 1/3 बोल देता, 1/4 बोल देता और रिमेनिंग बोल देता, तो आप क्या कीजिएगा ना, जब भी डिस्टेंस आपका फ्रैक्शन में दिया रहे ना, तो आप नीचे वाला वैल्यू 3 और 4 का एलसीएम ले लेना। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो चलती है 12 हो गया, तो थोड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे। तो मान लो यहाँ पे डिस्टेंस आप 120 किलोमीटर ले लेना। और जब आप 120 किलोमीटर ले लेंगे ना, तो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 40 किलोमीटर, और 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 9% लॉस। एक दुकानदार ना अपने सामान को 9% के हानि पे बेचता है। ठीक है, बोल रहा है अगर हैड ही सोल्ड ₹752 मोर, अगर वो 752 रुपया ज्यादा में बेचेगा तो उसको 7% का फायदा होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस, करे मूल्य बताइए क्या होगा। ठीक है ना। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्त। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं उसका 100 रुपीज था, 100 रुपया था। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, तो 9% का लॉस में बेच रहा है। और आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस में अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 रुपया के सामान 9% का लॉस में बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 रुपया का सामान आपने 91 रुपया में बेचा। लेकिन क्या बोल रहा है, हैड ही सोल्ड ₹752 मोर, मतलब यदि वह सामान को 752 रुपया ज्यादा में बेचा होता। ज्यादा में बेचा होता का मतलब क्या हुआ कि पहले आप जितना बेच रहे थे, पहले तो 91 में बेच रहे थे, अब उससे 752 रुपया अगर आप ज्यादा में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, 7% का फायदा होगा। अब फायदा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 100, 7% का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपका 107 रुपया नहीं हो जाएगा। तो देखो पहले सेलिंग प्राइस आपका 91 रुपया था, अब आपका सेलिंग प्राइस कितना रुपया हो गया, 107 रुपया। सेलिंग प्राइस में ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि आपने ये 752 रुपया से ये बढ़ाया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 107 प्लस 91, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना 752 के बराबर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 7 16, 16 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 752। ठीक है, 16 का वैल्यू 752 है, तो एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 752 डिवाइडेड बाय आपका 16। आपसे क्या पूछा गया था, कॉस्ट प्राइस निकालने है। कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना था, 100 रुपया माना था। तो जो निकालना है उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, 16 से कट कर देंगे तो कितना बार में हो जाएगा कट, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो गया। तो यहाँ पे 11 हो गया, 112, 16 5 80, 16 96, 16 7 112, यानी 47 इंटू 100, यानी आपका टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ गया आर्टिकल का वो 4700 था। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपका प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूमी
यूज टू सेव। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनकम एक्सपेंडिचर से, तो आपको पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है ना, इनकम इक्वल टू यानी आई इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग होता है, ठीक है, ये होता है इनकम। तो इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। रूमी अपनी इनकम का कितना बचा लेती है, 20% बचा लेती है। तो मान लेते हैं रूमी का इनकम कितना है, इनकम इसका है 100 रुपया, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, रूमी का इनकम कितना है, मान लेते हैं रूमी का इनकम 100 रुपया है, ठीक है। अब इसमें से कितना रुपया वो बचा लेती है, तो सेव कर लेती है 20 रुपीज, 20%। तो अगर 100 रुपया इनकम है, 20 रुपया सेव कर ले रहा है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, यानी खर्चा कितना होगा। तो 100 रुपया में आपने 20 रुपया बचा लिया, तो आपने खर्चा कितना किया होगा, 80 रुपया, ठीक है। इफ हर इनकम वेंट अप बाय 30%, बोल रहे यदि उसके इनकम 30% से इंक्रीज हो जाए, यानी पहले 100 था, 30% से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना इंक्रीज हो गया, 30 रुपया, यानी नया इनकम उसका कितना हो गया, 130 रुपये। इनकम इंक्रीज कर गया 30% से। वाइल हर एक्सपेंडिचर वेंट अप बाय 40%, जबकि उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ, 40% से। तो एक्सपेंडिचर तो ये है ना 80, ये आपका 40% से इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर 40% से इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब कैसे निकालें, तो 80 रुपया उसका एक्सपेंडिचर था, 40% से इंक्रीज हो गया, तो इसका 40% सिंपली निकाल करके जोड़ दीजिएंगे। इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। तो 32 को जोड़ेंगे तो 2 और 8 3 11, यानी नया उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 112 रुपया। और आपको ये पता है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है दोस्त। तो आपको इनकम मालूम है, आपको एक्सपेंडिचर मालूम है, इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो ये आपका सेविंग निकल जाएगा, नया सेविंग। तो 130 में 112 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, 18 रुपया हो गया। 18 रुपया आपका नया सेविंग है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन बाय ₹750। उसका जो सेविंग है ना वो 750 रुपया से घट जाता है। लेकिन देखो आपका सेविंग कितना रुपया से घट रहा है, आपका सेविंग यहाँ 20 रुपया से कितना रुपया हो गया, 18 रुपया। कितना रुपया से घटा, 2 रुपया से घटा। तो ये 2 का वैल्यू हम 750 लिख दे, ठीक है। ये 2 का वैल्यू 750 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750 बटा आपका 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, रूमीज इनिशियल इनकम, रूमी का वास्तविक इनकम कितना था। तो शुरू में इनकम कितना माने थे हम लोग, 100। जो माने थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये कट कर दिया 50 बार में, 50 से 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 25 25 35 2 37 37500। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट इनकम एक्सपेंडिचर वाला। चलो अगला क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अमन मार्क द प्राइस ऑफ आइटम इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोल रहा, अमन ने क्या किया, वस्तु का दाम ना 50% अधिक अंकित किया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, if we sell them at 86580 after giving the discount of 26%, then find cost price of the item। ठीक है ना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें मार्क प्राइस को भी इंसर्ट किया गया। क्या बोल रहा, अमन ने मार्क किया प्राइस को 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया। ठीक है ना दोस्त, अब 50% अबव अंकित किया, यानी मार्क प्राइस कितना है। तो मार्क प्राइस आपको याद होना चाहिए कि हमेशा कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देते हैं, वही मार्क प्राइस होता है। तो 100 रुपया का सामान पे आपने कितना रुपया लिख दिया, 150 रुपया, दैट इज योर मार्क प्राइस। इफ यू सेल आइटम 86580 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 26%, 26% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस में दिया जाता है आपको पता है, मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस 150 है, 26% का डिस्काउंट देंगे ना, तो डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं ना, 100 में माइनस करके लिखते हैं। जैसे एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे मार्क प्राइस में आप डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता है, तो मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं तो लिखा था कैसे, एमपी या मार्क प्राइस। और डिस्काउंट देते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है 100 माइनस डी अपॉन 100 इक्वल टू क्या बन जाता है दोस्त, आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है ना, मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। तो मार्क प्राइस कितना है आपका, 150 रुपया। डिस्काउंट कितना कर दिए, 26% का। तो 100 में 26 माइनस करेंगे तो आपका 70 यहाँ पे 24 हो जाएगा।
24/100, 26 24 इंटू इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है दिया हुआ है 86580, कितना दिया हुआ है 86580, ठीक ना। अब देखो इसको कट कर देंगे 50 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 50 से ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, 2 से 74 कट कर देंगे, 2 3 6 1 7 2 7 14 यानी 37 इंटू 3 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 86580। इधर जो 3 और 37 था ना इसको इधर भेज दिया, ठीक ना। आपसे क्या निकालने बोला गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, तो कॉस्ट प्राइस आइटम का कितना रुपया था 100 रुपया, तो लास्ट में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो उसके पहले देखते हैं ये कट रहा है क्या, कट तो होना चाहिए। अब देखो 3 से कट रहा है कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ना कि सम ऑफ द डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाता है। 8 16 16 6 22 22 और 5 27 यानी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 6 7 8 26, 3 8 24, फिर 2 25, 3 7 21, नहीं 3 8 24 1 25, 3 6 18, ठीक है ना। ये 28860 आ गया। अब 28860 है ना दोस्त, 28860 अब 37 से कटना चाहिए, तो 37 से हम कट करके देखते हैं। 37 से ये 7 बार में दे तो 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, ठीक है। 9 9 18 हो गया, 5 2 7 हो गया, 296 हो गया। फिर 37 से कितना बार में दे 296 है, तो फिर 7 बार में देते हैं, 7 बार में देंगे तो फिर 259 हो गया, 9 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 6 7 8, फिर 37 हो गया, फिर 370 यानी 37 एक बार में 77 आपका आ गया 296 8 7 56, 6 में 5 24 5 29, यहाँ सॉरी यहाँ गड़बड़ा दिया। यहाँ पे जब 296 आए ना तो 37 से यहाँ 78 बार मतलब 8 बार में 296 आ जा रहा है, 296 यहीं पे आ जा रहा है, तो 78 बार में ये कंप्लीटली क्या हो जा रहा है आपका कट जा रहा है ये 78 बार में, यानी 780 बार में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 78000, दैट इज योर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। आपका ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, ठीक है क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए ना एडवांस से भी ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है, खासकर रेक्टेंगल से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेंडर विलेंडर सबसे पूछा जा रहा है, तो थोड़ा अच्छे से आपको एग्जाम देना होगा। टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। क्या बोला था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दे दिया है तो वॉल्यूम आपका दे दिया है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है तो क्यूब का सारा साइड आपका क्या होता है दोस्त बराबर होता है, ठीक ना। और क्यूब का अगर सारा साइड बराबर होता है अगर ए है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है ए क्यूब का वैल्यू कितना दे दिया 1728, तो 1728 किसका क्यूब है तो 12 का क्यूब 1728 होता है, तो ए का वैल्यू आपका कितना आ गया 12। जब ए का वैल्यू आपका 12 आ गया दोस्त, ठीक ना, तो आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया बोला गया और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 और साइड में कितना है साइड आपका 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, 24 2 26, 6 7 8 864, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है ना। तो ये एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा इजी है और भी कैलकुलेटिव आ रहा है, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन का ना एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाता मतलब, ठीक है वो भी हम लेकर के आएंगे। चलो क्या बोल रहा है स्फेयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक स्फेयर है जिसका रेडियस कितना दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ इस डॉप्ड इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको ना एक सर्कुलर सिलेंडर है उसमें डाला गया है, ये सिलेंडर है ना इसमें डाल दिया गया है। वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, सिलेंडर ना कुछ वाटर से फिल है यानी पहले से कुछ वाटर भरा हुआ है, कितना विथ वाटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 10 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है ना वो कितना दे दिया है, मान लो इसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बड़ा से इसको डिनोट किया इसको छोटा से, ठीक ना 10 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज, ये स्फीयर को अगर जब इसमें डाला गया ना तो ये टोटली डूब गया कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर, बाय हाउ मच लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल, तो बोल रहा सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर कितना राइज किया ये पूछा गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें,
हम लोग बचपन में पढ़े हैं साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब भी किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है, तो यदि वो पानी में डूबा, तो डूबने पर जो पानी का लेवल में हाइट बढ़ गया है, जो पानी का ऊंचाई बढ़ा है, तो वो क्या बराबर होता है, वस्तु का वॉल्यूम और पानी का जो ऊंचाई बढ़ा है ना, जो लेवल में हाइट में बढ़ा है, उसका वॉल्यूम आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिखिए स्फेयर, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम ये आपका बराबर होगा सिलेंडर का वॉल्यूम की नहीं। सिलेंडर में जो पानी राइज किया है ना, सिलेंडर में जो वाटर राइज किया है, पानी राइज यानी बढ़ा है, उसका वॉल्यूम के बराबर होगा। ये दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम तो क्या होता है, तो आप जानते हैं स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू, आर यहाँ पे कितना है डायरेक्ट लिखे, 5 का क्यू लिख दे, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना, तो एच यहाँ पे होगा जो वाटर राइज किया, मान लो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो ये एच से डिनोट कर देता है, ठीक है ना, इंटू एच। यहाँ से पाई, यहाँ ये पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ठीक है, दोनों पाई आपका कैंसिल हो गया। अब देखो ये एच का वैल्यू है, तो एच का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे रहने देते हैं 4/3, 5 है तो 5 का क्यू कितना हो जाता है, 125। चलो 125, नीचे में 10, 10 का स्क्वायर भेजेंगे इधर कितना हो जाएगा 100। 25 से कट कर देते हैं, 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, ये 4 4 भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा है, ठीक ना। एक तो क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, तो पढ़ने में समय लगता है, उसके बाद देख करके थोड़ा एडवांस को देख करके लोगों में थोड़ा सा डर तो आ जाता है ना कि यार सही बनेगा नहीं बनेगा, तो ये भी दिमाग में रहता है, और एग्जाम का प्रेशर भी अलग से है। तो आराम से आप बनाइए, जितना क्वेश्चन बन रहा है 21, 22, 23, 24, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो जितना बनता है बनाइए, लेकिन आराम से, हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर। देखिए टाइम इन वर्क से पूछ रहा, एक आदमी काम को 30 घंटा में कर सकता है। तो मान लेते हैं आदमी, एक आदमी ए है, तो काम को कितना घंटा में कर रहा है, 30 आवर में। इफ यू वर्क विथ हिज सन, मतलब आदमी ए था तो वो अपने सन के साथ अगर काम करता है तो कितने घंटा में करेगा, सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 आवर, तो 20 घंटा में करता है। इफ द सन वर्क अलोन ही कैन डू द वर्क, अगर सन अकेले काम करेगा तो कितना देर में करेगा। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है ना, आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्त, टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर ये अकेला आदमी काम कर रहा है तो 30 घंटा में, और अकेला ये आदमी अपने बेटे के साथ काम कर रहा है तो 20 घंटा में काम कर रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, टोटल वर्क को हम लोग मान लेते हैं। टोटल वर्क क्या मान लेते हैं ना, तो 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क होता है। और आपको फॉर्मूला मालूम होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है। टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में टाइम से, ये टाइम को उधर भेज देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ एफिशिएंसी निकल जाएगा। हाँ, तो देखो 60 में आप 30 से डिवाइड किए तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 2। और 60 में 20 से डिवाइड किए तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। लेकिन आपसे पूछा गया है ना कि सन अकेले काम को कितना देर में कर ले रहा है, सन यानी उसका बेटा। तो देखो ए का एफिशिएंसी 2 है, और ए प्लस एस, सन का एफिशिएंसी 3 है, दोनों का मिलाकर, तो एस का वैल्यू कितना होगा, तो एस का वैल्यू आप ही समझो 1 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 3 है, और ए तो ऑलरेडी 2 है ना। तो आपसे पूछा गया है कि अकेले वो काम को कितना दिन में करे, कितना समय में करेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है ना दोस्त, टोटल वर्क, टोटल वर्क आपका 60 है अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना है 1, तो 60 अपॉन 1 करेंगे तो 60 आवर में आप क्या कर देगा, वो काम को समाप्त कर देगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखे। चलो चलिए, पाइप एंड सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 24 आवर, और दूसरा पाइप क्या कर सकता है ना, 24 घंटा में खाली कर सकता है। If both the pipe are open simultaneously, अगर दोनों पाइप साथ में खोल दिए जाए, then the time which the tank will be 2/3 fill, तो कितने समय में टंकी 2/3 भरा जाएगा। हाँ
अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, तो एक पाइप ए है, ये कितना देर में भर सकता है? 12 घंटा में। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 24 आवर, तो हम दूसरा पाइप को ओ मान ले या आउटलेट पाइप ओ ही लिख लेते हैं। ये कितने देर में खाली कर देता है? 24 घंटा में खाली कर सकता है। तो ये तो दोनों का टाइम दिया हुआ है ना दोस्त, टाइम दिया हुआ है, और ये नेगेटिव काम कर रहा है तो इसके ऊपर बार दे दिए। वो क्या कर रहा है? आउटलेट पाइप है, यानी टंकी को खाली कर। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 24 का, तो हम 24 ले लेते हैं। 12 और 24 का एलसीएम 24। ये क्या हो गया? ये आपका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में आप टाइम से डिवाइड करते तो एफिशिएंसी आता है, यानी कार्य करने की क्षमता। 24 में 12 से डिवाइड किए तो 12 दूनी 24, और 24 को 24 से डिवाइड किए तो इसका 1 आ गया। लेकिन ये जो 1 है ना, ये नेगेटिव काम कर रहा है, ध्यान देना हमेशा, ठीक है। अब क्या बोला गया है? बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी दोनों को साथ में खोल दिया जाए। तो ये 2 का एफिशिएंसी से पहला वाला पाइप भर रहा है और दूसरा वाला 1 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो +2 -1, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, ध्यान देना। देन द टाइम इन विच टैंक विल बी 2/3 फिल, टैंक कितना भर आ जाए? 2/3। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है? 24 है। तो 2/3 फिल बोल रहा है ना, तो इसका 2/3 निकालेंगे। 2/3 निकालेंगे, 3×3 = 24, आधुनिक 16, यानी कितना भरना है? 16 ही तो भरना है टाइम को। कितना का एफिशिएंसी से? 1 का एफिशिएंसी से। 1 का एफिशिएंसी 16 भरने में कितना समय लगेगा? तो 16 ही लगेगा। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, वर्क आपका 16 है और दोनों का एफिशिएंसी आपका 1 है, तो 16/1 आपका क्या हो गया? 16 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। अ सिलिंड्रिकल वेसल, सिलेंडर सॉरी, whose height is 8 टाइम ऑफ इट्स रेडियस। देखो सिलेंडर है, ठीक ना, जिसका जो हाइट है ना वो रेडियस का 8 गुना है, यानी रेडियस का 8 गुना है। रेडियस अगर आपका 1 है तो हाइट आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। A cylinder whose height is 8 टाइम ऑफ इट्स रेडियस is melted to form a spherical ball, और इसको मेल्ट कर दिया गया, यानी पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद ये क्या बन गया? एक स्फेरिकल बॉल बन गया, स्फेयर बन गया, ठीक है ना। स्फेरिकल बॉल each of which has radius half of that cylinder, और इसका जो रेडियस है ना भाई, इसका जो रेडियस है वो हाफ ऑफ दैट सिलेंडर, सिलेंडर का जो हाइट रेडियस था उसका आधा। तो सिलेंडर का रेडियस 1 था, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ दैट सिलेंडर। फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो बताना है कितना स्फेरिकल बॉल बना। सिलेंडर से बनाया गया है, लेकिन के को बना हमको नहीं ना मालूम। 1 2 3 4 5 कितना बना है देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या बोला ना, किसी भी चीज को पिघला कर यानी तोड़ के दूसरा चीज अगर बनाया जाता है तो ध्यान देना हमेशा वॉल्यूम क्या होता है ना दोस्त, हमेशा वॉल्यूम आपका बराबर होता है, पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप सिंपली समझो सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम आपके स्फीयर के वॉल्यूम के तो बराबर होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि कितना स्फीयर बन रहा है? नहीं ना, तो हम स्फीयर की जगह एन मान लेंगे, क्योंकि एक स्फीयर थोड़ी ना बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है। एन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर होता है, लेकिन कितना बन रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगा। अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? यहाँ पे 1 माने थे तो 1 का स्क्वायर रहने देते हैं। एच कितना है? यहाँ पे 8 है, चलो ये हो गया। इक्वल टू यहाँ पे एन रहने देते हैं, एन का वैल्यू तो निकालना है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है? 1/2, और 1/2 का क्यूब करेंगे ना, क्यूब, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। चलो ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो ये एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 8, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। ये सबको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे 8 है, ये भी 8 इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये भी 3 इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो 4 से ये 8 कट कर दिए 2 बार में, 8 24, 24 दूनी 48, यानी टोटल कितना नंबर ऑफ स्फीयर बन जाएगा आपका? 48 नंबर ऑफ स्फीयर आपका बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलो बड़ा अच्छा से क्वेश्चन है, सब थोड़ा एग्जाम में टेंशन देने लायक क्वेश्चन है। देखो, a man cover 120 kilometer with 40 kilometer per hour, another 180 kilometer with 45 kilometer per hour.
फाइनल 200 किलोमीटर विद 25 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। मैंने एवरेज स्पीड का पहले ही क्वेश्चन कराया जब फ्रैक्शन में दिया था 1/3 1/3 1/3। वैसा भी क्वेश्चन आया है कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है, अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो एवरेज स्पीड निकालिए। चलो, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बस हम लोग को सॉल्व कर लेना और क्या, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो पहले आप कितना दूरी तय कर रहे हैं, 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर लिख लो। बाद में कितना दूरी तय किया, 180 किलोमीटर, तो यहाँ पे 180 किलोमीटर लिख लो। फिर बाद में टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, फिर 200 किलोमीटर तय किया, तो बाद में 200 किलोमीटर लिख लो। टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा दोस्तों, तो टाइम में ध्यान देना। टाइम में डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, टाइम कितना के स्पीड से तय कर रहा था, 40 की स्पीड से। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है ना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से कर रहा, तो कितना घंटा का समय लगेगा, यहाँ 3 घंटा पहला आदमी को लगा। दूसरा आदमी 180 किलोमीटर 45 की स्पीड से तय कर रहा, तो 180 को 45 से कट करेगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4, दूसरे आदमी को 4 घंटा लेगा। तीसरा आदमी कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 200 किलोमीटर, कितना के स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर, तो 200 को 25 से तय कट करेगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो हो गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। सॉल्व कर दो, जोड़ देंगे 180 प्लस 20 200 300 300 200 कितना हो गया, 500 500, 8 4 12 3 15 15 कट करेंगे तो 500 5 से ये हो जाएगा 100 बार में, 5 से हो जाएगा 3 बार में। 100/3 कितना होता है आपको पता है, 33.33 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड था। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट देखिए, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन से भी आया क्वेश्चन, इज 2684 पाई है ये, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया कौन दिया हुआ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ये वॉल्यूम का। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का दिया यूनिट दिया हुआ है। एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बेस का डायमीटर कितना दे दिया, 44 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, नीचे में यहाँ पे सर्कल होता है, ठीक है ना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ, कर्व सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, शंकु का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। देखो इसको आर बोलते हैं, नीचे वाला वैल्यू को आर बोलते हैं, ये जो टोटल दिया रहा है इसको हाइट बोलते हैं, और ये जो तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम वैल्यू कितना दिया है, 2684 पाई, तो हम डायरेक्ट पाई आर एल इक्वल टू लिख सकते हैं 2684 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। आर कितना दे दिया है, डायमीटर ऑफ इस बेस 44 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 44 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, यानी 44 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो आर का वैल्यू आपका 22 आ गया, और एल आपको निकालना है, पहले यहाँ से निकालेंगे तो 2684, ये 22 को आप इधर भेज दो, 22 को हमने यहाँ से डायरेक्ट नीचे भेज दिया, 22 से 1 कट हो जाएगा क्या, 22 से 1 बार में 4 48, 22 दूनी कट रहा है, 11 से कट कर देते हैं, पहले 2 से कट कर दिए 11 बार में, रुक जाओ, 2 का 2 2 3 6 2 4 8 2 3 4, ठीक है। 11 से कट करेंगे तो 11 12 13 2 24 11 2 22 23 24 फिर 2 11 2 22, यानी स्लैंट हाइट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 122। लेकिन आपसे क्या पूछा था, हाइट पूछा गया था। हाइट पूछा गया है तो यहाँ पे ये हाइट निकालना है, ये आपका रेडियस है और ये आपका स्लैंट हाइट है। तो इसको अगर आप ऐसे निकाल लोगे ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाता है, ये 90 डिग्री। रेडियस का वैल्यू आपका कितना था, 22 था। स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना है, 122 है। तो ये आपको हाइट निकालना है, ये हाइट निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगाओगे तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लैंट हाइट के स्क्वायर 122 के स्क्वायर माइनस 22 के स्क्वायर, चलो 122 के स्क्वायर माइनस
22 का स्क्वायर, तो 122 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? तो 122 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ पे 4 8 4 4 8 14884, ये 122 का स्क्वायर हो गया। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। 484 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 0 0 4 4, 14400, 14400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हाइट कितना हो जाएगा? 120। 14400, 14400 आया। हाइट निकालेंगे तो हाइट का एक्चुअली में ये होता है, हाइट निकालेंगे तो अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर करेंगे। एल का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आए ना 14400, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाता है। और पीछे में 100 है तो 100 के बजाय 10 लिखेंगे, तो आपका आंसर 120 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर डी लिख लो, ठीक है, एक छूट गया है तो वही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया नॉर्मली? चलो, अब ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव एग्जाम में थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं अगर आप स्मूथ नहीं है, मतलब बहुत फास्ट नहीं है तो। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो सेक्टर का एरिया निकालना ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ और सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ। मान लो ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस अगर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का ये जो है ना, इसी को सेक्टर बोला जाता है, ये पूरा पार्ट। इस सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो सेक्टर का एरिया सिंपल से आप समझो, सेक्टर का एरिया होता है, जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन सेक्टर पूरा एरिया थोड़ी ना निकालता है 360, ये कोई पार्ट का एरिया निकालता है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे थीटा अपॉन 360 कर देते हैं, ठीक है ना, थीटा अपॉन 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई का वैल्यू आप यहाँ पे कितना लिख दो? पाई बटा 7 होता है। आर आर कितना है यहाँ पे? 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना आपका? 90 अपॉन 360, ठीक है। 90 से एक कर दिए 9 चौक 36 हो गए, यहाँ से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 14 1 15, 154 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 12 3 हो गया, 34 5 चौक 32, 34 34 2, 38.5। ये हो गया आपका सेक्टर का एरिया, ऐसे निकलता है अगर नॉर्मली आपका रेडियस दिया रहा है और एंगल दिया रहा है। लेकिन और एक सेक्टर का एरिया पूछा गया था, वो कैसा पूछा गया हम दिखाते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 16.2 यूनिट, एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना दे दिया था? 16.2 यूनिट दे दिया था। लेंथ ऑफ द आर्क कितना दे दिया? लेंथ ऑफ आर्क ये दिया हुआ था इस बार, ये लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपका 5 यूनिट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया था क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इस केस में क्या होगा ना? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। इस केस में हम लोग ऐसे करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ ना, तो लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। लेंथ ऑफ आर्क कितना दे दिया है दोस्त आपका? 5 यूनिट। रेडियस कितना दिया हुआ? 16.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे होगा 16.1। इसको सॉल्व कर देंगे 5 8 5 40, यानी 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आपका आंसर दिया। अदरवाइज इसको वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क से पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगा देंगे, ठीक ना। तो जब यहाँ थीटा निकाल देंगे, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये लगेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से ये क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क होता है। यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या निकल जाएगा? जब थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा तो आप फिर निकाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना है, छोटा छोटा चीज है जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या था ना, मीन प्रपोजन, फोर्थ प्रपोजन, थर्ड प्रपोजन, ये सब इजी क्वेश्चन में आ गया, ये सब भी पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप ना, हम सारा चीज यहीं पे बता देते हैं आपको, मीन प्रपोजन, थर्ड प्रपोजन और फोर्थ प्रपोजन। जैसे 4 नंबर दिया हो ना, ए बी और सी डी, अगर 4 नंबर दिया हो, अगर प्रपोजन में है तो कैसे लिखा जाता है? समानुपाती में है तो ए बी अपॉन सी डी होता है, ये ऐसे लिखा था नॉर्मली।
आपसे एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता है ना, मीन प्रोपोर्शन पूछता है, मीन प्रोपोर्शन, ठीक ना। प्रोपोर्शन यानी समानुपाती। मीन प्रोपोर्शन पूछेगा ना तो आपको दो नंबर देगा, मान लो ए है और बी है, तो जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालने बोला जाए तो अंडर रूट क्या कर देना, ए इंटू बी कर देना। ये हो गया आपका मीन प्रोपोर्शन, जो भी आंसर आएगा वही आंसर पहला। दूसरा आपसे क्या पूछेगा ना, तृतीय, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपाती पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। थर्ड प्रोपोर्शन जब पूछेगा ना तो आपको भी दो नंबर देगा उस वक्त, ए और बी देगा, ए है और ये बी है। तो थर्ड प्रोपोर्शन पूछे ना तो डायरेक्टली आप थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए कर देना, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आपका तीन नंबर देगा, ए बी सी, ठीक है ना। एबीसी तीन नंबर देगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है ना तो आप डायरेक्ट बी इंटू सी यानी सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देना, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, 3 4 6 दिया हुआ है, 3 4 6 दिया हुआ है, तो आप 4 इंटू 6 करो, सेकंड और थर्ड नंबर, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो 3 से ये 6 कर दिया, दो बार में 4 दूनी 8, आपका आंसर 8 हो गया। तो ये ध्यान देना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये सब चीजों को दिमाग में रखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए रेशियो का ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब डेटा अलग है लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि ना एक राशि है 31,866 रुपया, उसको तीन लोगों में बांटा गया है, ए बी सी में, किस रेशियो में बांटा गया है, तो ए और बी के बीच का जो अनुपात है ना दोस्त, वो 9:8 है, ठीक है ना। और बी और सी, हाँ ए और बी के बीच का अनुपात 9:8 है, और ए और सी के बीच का अनुपात यहाँ पे देखो चेंज कर दिया, ए बी, ए बी सी और ए और सी, हाँ चलो, ए और सी के बीच का अनुपात दे दिया है आपका, कितना दे दिया है, 4:5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपसे पूछा गया बी का शेयर, तो सिंपली समझो यहाँ पे ए बी और बी सी दिया रहेगा तो हम अनुपात निकाल लेंगे, जो जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होना चाहिए। जैसे आपका ऐसे रहना चाहिए था, ए बी का अनुपात अगर 9:8 है तो यहाँ से दे देता है बीसी का अनुपात, मान लो 2:3 है, तो एबीसी का अनुपात हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एबीसी का अनुपात। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे खत्म होता है ना दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कोई मिस्टेक कर सकता है, थोड़ा सा इजी ही है, ये बी जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होता है, यहाँ बी से खत्म हुआ लेकिन शुरू ए से हुआ। हम क्या कर सकते हैं ना, हम उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ए बी जो अनुपात दिया हो ना इसको बी ए लिख दे, बी और ए, बी का अनुपात इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, 8:9। अब उसके बाद ए सी दिया हुआ है तो ए जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हो गया, ए और सी का अनुपात कितना हो गया, 4:5। और अनुपात कैसे निकालते हैं, तो बहुत सारा तरीका होता है सिंपली अनुपात निकालने का, ठीक है। चलो हम लोग निकालते हैं, हम लोग कैसे, हम सिंपल तरीका से निकालते हैं। पहला यहाँ पे बी से शुरू हुआ है तो बी अनुपात ए अनुपात सी निकलेगा, तो पहला अनुपात निकालते तो उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 चौके 32। दूसरा ए निकालते हैं तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36। और तीसरा सी निकालते हैं तो फिर लास्ट वाला भी सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 5×9 45, ठीक है ना। ये एबीसी का वैल्यू निकल गया, इन तीनों का सम इतना के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, 6 2 8 8 5 13, 6 2 8 8 5 13, फिर कैरी किया 1 3 3 6 4 10 1 11 यानी 113। 113 का वैल्यू 31866 होगा, 113 का वैल्यू आपका 31866 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, 31866 डिवाइडेड बाय 113। और आपसे जिसका भी वैल्यू पूछा था शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछा गया तो बी देखना आगे वाला है, तो बी आगे वाला तो 32 है, ये 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज योर आपका जो भी सॉल्व करने का जो भी आपका आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इजी है, लेकिन था जरा ध्यान देना एग्जाम में क्योंकि रेशियो को उल्टा कर दे रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे tan थीटा इक्वल टू 8/15 दिया हुआ है। अब बाकी आपको यहाँ पे रिजल्टेंट दे रहा है कि कुछ भी निकालने को फाइंड करने को पूछा जा रहा है, तो बस ध्यान देना tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना दिया, 8 दे दिया, बेस कितना दे दिया, 15 दे दिया है, ठीक है ना।
ये 8 है, ये 15, हाइपोटेनस निकल जाएगा। अगर हाइपोटेनस इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 5 9 6 2 8 289। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया। कैसे निकाल लेंगे हाइपोटेनस, फिर से बता देते हैं। इक्वल टू होता है हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा। रूट अंडर 289 किसका स्क्वायर रूट हो जाता है 17। अब उसके बाद जो भी वैल्यू पूछे, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी 8/17, 1 माइनस 8/17, और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/17। तो 17 में से 8 माइनस किए तो 19, नहीं सॉरी 8 8 16 1 17, 9 बार में, हाँ तो 9/17 ऊपर में आ गया, नीचे में कितना 17 8 25, 25/17 नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे भी रूट में ये 17 17 कैंसिल हो जाएगा, 9/25 का वैल्यू हो जाएगा 3/5। तो इसका आंसर 3/5 हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, 3/5 होगा। क्लियर। तो बेसिक सा क्वेश्चन है इसको। और त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें ना डायरेक्टली थीटा का वैल्यू आप पुट कर दोगे 45 डिग्री तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं, है कि नहीं मेरे पास। हाँ ये क्वेश्चन लाए हैं, जैसे ये आपका दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका टोटल का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और ऑप्शन में जब भी आपका ना नंबर में दिया रहे, अगर ऑप्शन में साइन थीटा कोस थीटा दिया रहे तब तो बात अलग है, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में नंबर में दिया रहे 2 3 4 5, तो आप ना सिंपली ना थीटा का वैल्यू पुट करके बना दो, उसको सॉल्व कर दो। अगर आपको बेसिक तरीका से नहीं आ रहा तो थीटा का वैल्यू आप 45 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो tan 45 का वैल्यू तो 1 हो गया, cot 45 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखो sec 45 का वैल्यू क्या होता है, तो sec 45 का cos 45 का उल्टा होता है sec 45। तो cos 45 का 1/√2 होता है, तो sec 45 का √2 होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर cosec 45 भी क्या होगा, तो cosec 45 भी sec 45 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 + 1 2, 2 - 2 ये तो 0 हो गया, आगे वाला वैल्यू पूरा 0 हो गया, पीछे कितना हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर -4 हो जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे जो अभी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है।